वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ऐवान का बड़ा मुकाबला मेट्रो टाइम न्यूज पर सुबह से ही सेनेट इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रखे हुए हैं। तज्जियों और तबसरों का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। इससे पहले के अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊं, एक अहम खबर है जो अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। शहरियार आफरीदी का वोट जाया हो गया है, जिसकी वजह से वजीर आजम इमरान खान सख्त नाराज हैं और उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता वोट किस तरह कास्ट किया जाता है। सबको तरीकाकार बताया गया था कि वोट कैसे कास्ट करते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। आप MNA हैं, इस तरह की गलती कैसे कर दी आपने। इसी हवाले से अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून हैं, और नुसरत जमशेद साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, इसी चीज को आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। शहरियार आफरीदी का वोट जाया हो गया है और शहरियार आफरीदी की जानिब से ये कहा भी गया था कि उनको मुआवनत इलेक्शन कमीशन फराहम करे क्योंकि उनसे सिग्नेचर हो गए हैं। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर किसी रुकन का इस तरह से वो वोट गलत कर दे और बैलेट पेपर की दरखास्त दोबारा करे, तो क्या इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको मुआवनत फराहम करे? देखिए, बुनियादी तौर पर बात भी आपके सामने, आपने आसिफ अली जरदारी साहब का देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब से हाथ हिल गया और उसका नुकसान ये हुआ कि निशान लग गया। तो उन्होंने आगे बैलेट बॉक्स में वोट डालने से पहले जो है ना, उन्होंने उनको बताया कि ये गलती हो गई और बैलेट पेपर दोबारा इश्यू करवा लिया। यानी जब आप बैलेट पेपर आप बक्से में डाल दें और आपको तब याद आए कि मेरे से गलती हो चुकी है, जो सीक्रेट बैलेटिंग है, वो तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बैलेट पेपर किसका है और वो खोले नहीं जा सकता बैलेट पेपर। वो बक्सा तब खोला जाएगा जब आपने काउंटिंग करनी है, जब नताइज का ऐलान जब खत्म हो जाए और जब ये बाकायदा रिजल्ट क्लियर किया जाए। इलेक्शन एक्ट की डिफरेंट प्रोविजन जिसके ऊपर बड़ी क्लियर है, और अगर आपने बैलेट पेपर के ऊपर कोई निशान लगा दिया, कोई वाजे कर दिया, तो सीक्रेट बैलेट पेपर की वायलेशन होगी और आपका जो वोट है वो जाया हो जाएगा। इसमें बड़ी जजमेंट मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि ये अगर उन्होंने अगर ऐसी करना था, जो कंफ्यूजन थी, उन्हें चाहिए था बैलेट पेपर में डालने से पहले पूछ लेते। वो बैलेट पेपर में डालने के बाद उन्हें याद आया, तो ये गलती जो है ना, ये दुरुस्त हो नहीं सकती है। कानून इसकी बात की इजाजत नहीं देता। ना इसमें कोई दोबारा बैलेट पेपर इश्यू हो सकता है और ना ही दोबारा वो वोट कास्ट हो सकता है। अजहर सिद्दीक साहब, जो कल वीडियो मंजरे आम पर आई है अली हैदर गिलानी की, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं, मैंने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था और उसमें मैंने उन्हें कहा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को समातें शुरू की थी और 25 फरवरी को समात महफूज की थी और उसके बाद 1 मार्च को इलेक्शन होने से पहले फैसला दे दिया। वो फैसला इसलिए आया था कि आपने जो इलेक्शन 2021 किए उससे पहले आपने इस पर अमल दरामद करना है और कोई मुश्किल काम नहीं था। काउंटर फाइल बनने थे, क्यूआर कोड लगना था या बायोमेट्रिक से इलेक्शन हो सकते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नाअहली साबित होगी। उसी के अंदर मैंने इसी वोट का बाकायदा जिक्र किया और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167, 167, 168 और 170 का जिक्र किया, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, कि आप जिस तरह लोगों को कह रहे हैं कि वोट इस तरह जाया करना है, इस तरह आपने ये सारा जो काम है ना, ये फौजदारी जुर्म में आता है और इन सब की सजा 3 साल सजा है, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये भी मैंने साथ कहा और मैं आपको मैं आपके लिए खबर दे दूं और ये नोट रख लीजिएगा। मेरी इनिशियल कैलकुलेशन में इस वीडियो का नुकसान ये हुआ है कि जो 17 वोट खरीदे हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, वो जाया हो गया। उनके से 5 वोट जो है ना, यानी हफीज शेख साहब को 180 की बजाय तवक्को है 175 के करीब वोट कास्ट होंगे और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप माने कि अगर चूंकि बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फर्ज करें अगर ऐसा चांस कोई नहीं है, अगर आसिफ यूसुफ गिलानी जीत जाती हैं, तो जिस तरह डस्का के इलेक्शन में उनका नतीजा रोक लिया गया था इलेक्शन कमीशन ने उस वीडियो की बुनियाद पर और प्रेसिडेंट सेट कर दी थी। हालांकि मैं समझता हूं जब तक तहकीक नहीं होनी चाहिए थी और एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, वो सारा री इलेक्शन हो नहीं सकता था। क्योंकि उसमें फैसला कर चुका है प्रेसिडेंट, वो शायद अब गले पड़ेगा। अगर वो जीत गए तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी उनका नतीजा नहीं आएगा, उनके खिलाफ जहां नाअहली की तलवार लटक जाएगी
उनके खिलाफ फौजदारी प्रोसीडिंग भी शुरू हो सकती है। अगर सिद्दीक साहब, अली हैदर गिलानी का जो मौक़िफ़ सामने आया, उनका ये कहना था कि पीटीआई के जो एक अरकान या एमएनए कह लें, वो हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए मैंने वोट ज़ाया करने का तरीका बताया। तो अली हैदर गिलानी के जो उनके मतलब अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है वो तो आपने बता दी, तो उस एमएनए या पार्टी के रुकन के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है अमल? देखिए, बुनियादी तौर पर अली गिलानी जो मर्जी कहता रहे, उन्होंने नासिर शाह साहब से बात कराई, रिकॉर्ड की बात है, पैसों की बात हुई, अब तो वीडियो में इतना कुछ आ चुका है, उसमें तो कोई डाउट रह नहीं गया। हाँ, जहां तक दूसरी बात है, उसके लिए कार्रवाई के हवाले से मिसाल के तौर पर जिन्होंने अगर पैसे लिए हैं तो वो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस में आता है, सेक्शन नैब के सेक्शन 9 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ मुकदमा दर्ज हो सकता है, और अगर उनके खिलाफ तो ये अदालत में चला गया कि ये सादत और अमीन नहीं रहे, ये झूठ और फ्रॉड और फ्रेम में है, तो अगर कुछ अदालत उन्हें डिक्लेयर कर दे तो वो डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। यही काम इलेक्शन कमीशन था, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक बुरी तरह नाकाम हो चुका है। वो एक रेगुलेटर के तौर पर काम कर नहीं सका, हवाई बातें सारी हो रही हैं और रियलिटीज में कुछ नहीं किया। मैं उनके पास टेस्ट केस था 2018 का, मैंने 6 फरवरी को जब इन्हें लिखा था, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप इसके लिए हाई कॉमर्ट कमेटी बनाए, इसमें नैब, FIA, SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, IB, ISI, MI के लोग शामिल करें, ताकि ये जो धांधली होनी है, जो करप्शन होनी है, अगर ये वीडियो लीक ना होती तो ये 17 के करीब वोट तो ऑलरेडी खरीद लिए थे उन्होंने। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, एक ये भी बात कही जा रही है कि चूंकि वीडियो इलेक्शन से पहले मंजर यहाँ पर आ गई है, इसलिए इतनी जिम्मेदारी आयद नहीं होती, अगर इलेक्शन के बाद सामने आती तो ये केस ज्यादा मजबूत बनता है। इस हवाले से हमें अपनी कानूनी और आईनी जो आपकी ओपिनियन है उससे आगाह कीजिएगा। देखो, मैं बड़ी सीधी सी बात कहूँ, फौजदारी जुर्म में जब आप एक इंटेंशन शो कर दें, आपकी नीयत सामने आ गई, आप वोट खरीदते हो, आप इन्फ्लुएंस करते हो, ये नहीं लिखा हुआ वहां पर, आपने बाकायदा रोकने के लिए जो काम सारा किया है वो फौजदारी जुराइम के अंदर आएगा। तहकीक के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो वोट साबित होगी तो फिर सजा भी हो जाएगी, पर्चा दर्ज हो सकता है 167, 168 170 की वायलेशन का, 172 सेक्शन के तहत बाकायदा मुकदमा दर्ज हो सकता है, और वो क्योंकि उसके लिए बाकायदा ट्रायल होगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद सजाएं दी जा सकेंगी, लेकिन पर्चा बिल्कुल दर्ज हो सकता है। ये कहना कि हमने सिर्फ तरगीब दी है, तरगीब भी एक जुर्म है इलेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस केस की बिना पर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया जा सकता है? देखिए, एक बात याद रखिएगा, फौजदारी जुर्म का नाअहली से जरा एक साइड पे रखना पड़ेगा। फौजदारी जुर्म तो है कि आपने ये जुराइम किए हैं, अगर उसमें सजा हो जाती है तो फिर वो नाअहली अपनी जगह है, लेकिन वो 62(1) के तहत के सादत या अमीन नहीं रहे, उन्होंने जो ब्राइबरी की कोशिश की उनके बेटों ने और पैसों के हवाले से, अब तो आपके सामने बाकायदा आ गया, करोड़ रुपए की बातें हो रही हैं, आजकल को देर नहीं लगती है टेलीफोनों का फॉरेंसिक होते हुए उनकी बातों के हवाले से, और पैसों की जब ट्रांसफर होगी, पैसे कहीं ना कहीं इन्होंने दिए हैं तो वो भी चीज सामने आ जाती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए तलवार लटक गई। पहले 5 साल मेरा ही केस था, मोहम्मद अजहर सिद्दीक, इसमें तौहीन अदालत में सजा हुई तो डिस्क्वालीफाई कराया था सुप्रीम कोर्ट से, ये उनके लिए अब एक और नाअहली आ रही है, और जब सगेसे या राइटर साहब नहीं रहेंगे तो ये नाअहली ताउमर के लिए होगी। ठीक है, हमारे साथ नुसरत जमशेद साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है। नुसरत जमशेद साहिबा, अजहर सिद्दीक साहब तो ऐसा कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर अब तलवार लटक रही है, फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो माशाल्लाह अपनी जो फील्ड में यकीनन एक तजर्बा रखते हैं, लेकिन अभी आपने खुद ही बात की कि ये वीडियो चूंकि हम उस पर नहीं कहते कि वीडियो में क्या था और क्या नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर किसी भी चीज का जो है वो अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाना है तो वो वक्त से पहले भी उठाया जा सकता है, ना कि पहले आप सारा इतना जो है वो प्रोसेस होने दें और फिर उसके बाद आप उस चीज पे वो करें कि जी ये अब इकट्ठ था या इसमें कोई 2 नंबरी की गई या यहाँ पे पैसों की बात की गई या कुछ गलत करने की तरगीब दी गई। तो इस चीज को तो मेरे ख्याल में फिर पहले ही इस पे जो है कोई दायामत इख्तियार कर लेना चाहिए था डिपार्टमेंट को, इदारों को। अच्छा, तो आप कहना चाहती हैं कि इलेक्शन से पहले ही कुछ हो जाना चाहिए था, अगर करना था तो इलेक्शन का इंतजार क्यों किया जा रहा है, उसके नताइज का इंतजार क्यों किया जा रहा है?
जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नुसरत जमशेद साहिबा, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी पोजीशन क्या है इस वक्त, क्योंकि वोटिंग का सिलसिला भी जारी है, पोलिंग का अमल 5 बजे रोका जाएगा, तो इस वक्त आपकी सफों में क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको कोई जीतने की? जी इंशाल्लाह जीतने की उम्मीद है और पार्टी पोजीशन भी बहुत बेहतर जा रही है, चूंकि पीडीएम का आप जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा एक मुश्तरका पैगाम हम उसी को लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि जीत इंशाल्लाह हमारे जो हमारा एजेंडा है कि जमहूरियत की बका और पाकिस्तान में जमहूरियत का अमल जो है वो चलते रहना चाहिए, और जो स्पेशली हमारे कायद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनका जो बयानिया है वोट को इज्जत दो वो कामयाब होगा। ठीक। नुसरत जमशेद साहिबा, फैसल वावडा ने वोट कास्ट करने के बाद फौरी इस्तीफा दे दिया, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल है ऐसे लोगों के बारे में तो कोई भी कमेंट देना बहुत मतलब वो ऐसे लोग समझ से बालाकार है और वो क्या गेम करते हैं और क्या नहीं करते कुछ नहीं कहा जा सकता। वोट देने के बाद इस्तीफा देना कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी जो है वो बेहतर उनसे पूछ सकती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या रीजन है, वो किस चीज से बचना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब, इसी सवाल को आपकी तरफ लेके आना चाहेंगे। फैसल वावडा ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया नाअहली केस में, और फिर उनके वकील की जानिब से ये अदालत को बताया गया कि इनके मौकिल ने बतौर रुकने असम्बली इस्तीफा दिया, जिसके बाद इनकी नाअहली की दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर अभी बात तो बड़ी वाज़ेह है, उनके खिलाफ को वारंटों की रिट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इलेक्शन कमीशन के सामने भी नाअहली का केस उनका शानदार बड़ा क्लियर था। अब इसमें दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक तो यह है कि आपने दोहरी शरीयत इलेक्शन का जब आपने हलफ लिया उस वक्त छोड़ी, एक ये था कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, जब थोड़ा दो व्यूज इस पे चले आ रहे हैं, सादी आबादी के हवाले से भी, सईद महमूद अख्तर नकवी की जजमेंट में भी ये क्लैरिटी के साथ चीजें सारी आ चुकी हैं। अब जो कि अभी तक उस पे ट्रायल नहीं हुआ, आर्टिकल 6 में मौजूद है राइट टू फेयर ट्रायल की बातें, जुबानी कलामी तो मोरालिटी को सामने रखते हुए, अब वो जब तक चीज साबित नहीं हो जाती कि उन्होंने कहा कि उनका पास राइट था, वो वारंटों में उन्होंने, और वो देखे सेनेट के इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वोट रख सकते थे, वोट अपना वो नेशनल असेंबली का बकायदा कास्ट कर सकते थे, उसमें कोई कानूनी हिच मौजूद नहीं है। अगर कोई कानूनी हिच होती तो उस वक्त उनके पोलिंग ऑफिसर जो पीडीएम के थे या पीपल्स पार्टी के थे, उनको बकायदा उस पर कोई एतराज उठाना चाहिए था। एतराज कोई उठा नहीं, वैसे भी एतराज बनता नहीं है। ठीक है, तो जहां तक उनके वोटिंग डालने का प्रोसेस है। और दूसरा, इस्तीफे के बाद अब बात खत्म हो गई। को वारंटों में 2018 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि अगर आपने मिस डिक्लेरेशन किया तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन यहाँ पर मिस डिक्लेरेशन इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आएगी? तो वो तो दोहरी शरीयत छोड़ चुके थे या नहीं छोड़ चुके थे, जब तक उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होती या ट्रायल नहीं होता तब तक साबित करना मुश्किल है। मेरी जहाँ तक ख्याल है वो सेफ खेल ली है उन्होंने, और वो सेनेटर भी मुंतखब हो जाएंगे। नुसरत जमशेद साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। शेख रशीद का ये बयान सामने आया कि वो कह रहे हैं कि जो पार्टी हारेगी वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेगी, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपकी पार्टी हारती है तो क्या आपकी पार्टी अपनी शिकस्त को तस्लीम करेगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि शेख रशीद साहब जैसे जो लोग हैं वो या तो जब देखते हैं कि अब वो बोलेंगे और उनको उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तो वो जो है मंजर आम से गायब हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि अब कुछ काम हो रहा है और कोई काम होने जा रहा है, वो कोई ना कोई ऐसी अनोखी बात करते हैं जिसका कोई वो मतलब नहीं होता। जो भी पार्टी हारेगी या जीतेगी ये तो बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली जीत और हार जो है वो तो आपको कबूल करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या आप लोग तस्लीम कर लेंगे अपनी हार को खुले दिल के साथ? सबसे पहले तो बात ये है कि इल्जामात लगाए बगैर खुले दिल के साथ अपनी हार और जीत को, और उसमें जाहिर सी बात है हमारी क़यादत बैठी है, वो सब देख रहे हैं। अगर उसमें कोई भी कहीं इस तरह की कोई हमें चीज नजर नहीं आती है जिससे हमें लगे कि हमारे साथ कुछ गलत किया गया, तो यकीनन हमें हार और जीत दोनों फिर कबूल करनी है। ठीक है, मतलब आप जो फैसला आएगा उसको चैलेंज करेंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि लीडरशिप बाद में इस चीजों को देख रही है। जो भी चीज कोई ऐसी हाईलाइट होती है, जैसे आप कोई भी आप हमारी एग्जांपल ले लें कि हमने जो 75 दशका का इलेक्शन था तो हमने चीजों को पहले ऑब्जर्व किया, देखा, हमें लगा कि कुछ गलत है तो हमने उसको चैलेंज किया। तो अभी तक आप ऑब्जर्व कर रही हैं, आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है? अभी तो ऐसा नहीं कुछ लग रहा, लेकिन देखिए आगे भी तो काफी टाइम है, रिजल्ट आने के बाद लग सकता है।
अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों की निशानदेही की थी और सबसे ज्यादा उसी के ऊपर जोर था कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सेनेट के इलेक्शंस को हर तरह से शफाफ बनाए और किसी भी किस्म की जमीर फरोशी को रोके। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आज कामयाब हो पाया? देखिए, बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन तो मेरी राय से नाकाम हो चुका है। नालियां इलेक्शन कमीशन की आपके सामने आ चुकी हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त आपके सामने आ गई है। एक एक चीज रिकॉर्ड के अंदर है, कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो फैसला दिया था उस पर अमल दरामद ना करके इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान ने बाकायदा तौहीने अदालत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखे जहां कह दिया था कि सीक्रेट बैलेट से होंगे, उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का कहा था। उनसे मुराद यही थी कि बैलेट पेपर में आप इस तरह की कल कुछ क्वेश्चन करता है तो वो सवाल और जवाब आपके सामने आ सके। वो तो आपने देख लिया, आपने वोटों की खरीदो फरोख्त भी देख ली और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोशी से बैठा, उसने कुछ किया नहीं है। तो यही इलेक्शन कमीशन को मैंने नोटिस दिया था। इलेक्शन कमीशन के देखिए असूली तौर पर ये इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते थे, खास तौर पर कौमी असेंबली के हवाले से वो इलेक्शन आगे पोस्टपोन हो सकता था। अजहर सिद्दीक साहब, उसके हवाले से वीडियो आ चुकी थी और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार मौजूद है। 11 मार्च को 6 साल मुकम्मल होने थे सेनेट के मेंबरान से, तो उस वक्त उससे पहले इलेक्शन शेड्यूल जो 11 फरवरी को जारी किया था वो रिवाइज हो सकता था। अजहर सिद्दीक साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट सीक्रेट बैलेटिंग का जो उन्होंने फैसला किया उसकी जगह अगर ओपन बैलेटिंग का फैसला कर देती तो आपका नहीं ख्याल कि जमीर की मंडियां लगने से बच जाती? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उससे तो फिर सारी क्लैरिटी सामने आ जानी थी, चेहरे सामने आ जाने थे। ये तो अगर वीडियो लीक ना होती तो 17 सीटें जो मैं आपके कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ये संभाल के रखिएगा। 5 वोट अभी वो रिटेन करने में बरकरार रही है। और जैसे ही आसफ अली जरदारी साहब आए और उन्होंने जो गुफ्तगू मीडिया से की, घबराहट उनके चेहरे के ऊपर थी। आपने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी देख लिया, हम सबके चेहरे उतरे हुए हैं क्योंकि उन्हें नजर आ गया कि वो इलेक्शन हार गए। अगर वो वीडियो लीक ना होती तो देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद वो 17 के करीब वोटों से जीत जाते। आसफ अली जरदारी साहब वहां बैठे थे, 4 6 8 करोड़ की गोलियां लगी है और आपने देखा कि सिंध के मेंबर्स, आपने एक एक चीज तो सारी रिकॉर्ड पे देख ली है। लेकिन मैं फिर भी मुतगाजी हूँ और ये 175 सीटों से 175 वोटों से जो है 20 सीट तक तकरीबन जीत जाएंगे और ये रिकॉर्ड में आपको पता भी चल जाएगा, आप देख भी लेंगे। जो मेरी अपनी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी है कि इलेक्शन कमीशन को सारे मामले को खामोशी से नहीं बैठना चाहिए, इसको इस मामले की तहकीक तक जानी चाहिए। जिन्होंने पैसे लेने की बात, जिन्होंने ये सारा काम किया, इनको रोकने के वाले से ना ये जमहूरियत का इशू है। बड़ा वाज़ेह है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इमरानी मुआहिदा, और उसके अंदर चीजें सारी आपके सामने दी हुई है और वो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, वो करप्शन की बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो और जो है इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। जी अजहर सिद्दीक साहब, शुरुआत में आपने बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन सामने रखी थी पीटीआई की जीत के हवाले से, तो हमारे नाजरीन के लिए आप एक दफा फिर से उसे दोहरा दीजिए कि आपने ये जो कैलकुलेशन अपनी बताई थी कि पीटीआई एक वाज़ेह बरतरी के साथ आज जीत जाएगी। देखिए, मैं 180 के करीब पीटीआई और उनके इत्तेहादी मौजूद है। वीडियो आने से कबल को 17 के करीब जो है ना वोटों की खरीदो फरोख्त पर वो मंडी लगी और वो पीडीएम और पीएमएल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें काफी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन वीडियो आने के बाद अब सिर्फ 5 वोट ऐसे हैं जो टूटेंगे पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के। मेरी जाती राय के मुताबिक 175 वोटों से हफीज शेख साहब जीत जाएंगे और दूसरी तरफ जो उनके लिए खतरे की घंटी आएगी कि 5 वोट कम होने से तकरीबन 5 वोटों की बढ़तरी रह जाएगी इमरान खान की नेशनल असेंबली में सादा अक्सरियत के हवाले से। वो उनके लिए खतरे की घंटी है कि आने वाले दिनों में उनकी तहरीक एतमाद आ सकती है और मंडियां लग गई तो तहरीक एतमाद किसी वक्त कामयाब भी हो सकती है। ये इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा। एमएनए जानती है कि लोगों के करीब जाना पड़ेगा। पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। परवेज, मेरा ख्याल है अब उस्मान बुज़दार को उन्हें शायद बदलना पड़ेगा, शायद उनके लिए बेहतरी की तरफ चली। एक बड़ी आम खबर आपने दे दी है कि ये पीटीआई के लिए भी एक खतरे की घंटी बजने वाली है इस इलेक्शन के बाद। नुसरत जमशेद साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। जो पीडीएम है वो एक इत्तेहादी जमात है, अगर आपकी पार्टी की जगह पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर भी आपको उतनी ही खुशी होगी जितनी आपको अपनी पार्टी के जीतने पर होनी थी?
देखिए, जब आप एक एजेंडे पे काम करते हैं तो आपका एक एजेंडा है कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत की बका चाहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की जीत चाहते हैं, तो हमें उसमें खुशी ही होगी, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बका है, पाकिस्तान में वोट की इज्जत है, पाकिस्तानी वोटर की जो है वो है आवाज है, वो सुनना है। और इंशाल्लाह वक्त जो है वो फिरने वाला है, जैसे कि अभी मोहतरम हमारे जो उन्होंने कहा कि पीटीआई के लिए खतरे की घंटी है, तो यकीनन उनके लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून, और हमारे साथ मौजूद थी रहनुमा मुस्लिम लीग नून नुसरत जमशेद साहिबा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने आज इतने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखे हुए हैं। सुबह से ही मेट्रो टाइम न्यूज़ ने आपके लिए सेनेट इलेक्शन के हवाले से ये ट्रांसमिशन हम किए हुए हैं और आपको हर खबर से अपडेट कर रहे हैं। तज्जियों और तबसरों का सिलसिला भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा और जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते। अभी ट्रांसमिशन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।